अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वेब सिक्योरिटी क्या होती है और वेब सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या हैं, किस किस तरह से वेब सिक्योरिटी वायलेट हो सकती है, हम किस तरह से वेब सिक्योरिटी को इंश्योर करवा सकते हैं और एंड पे कुछ सिक्योरिटी ऑडिट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप अपने एफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उनके मुझे आंसर्स बताएंगे एज एन असाइनमेंट। ठीक है, तो वेब सिक्योरिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि वेब सिक्योरिटी से पहले आपको अपने आप से, अगर आप किसी भी ऐप के किसी भी सिस्टम के डेवलपर हैं तो आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं किस किस तरह से वेब सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता हूँ या किस किस तरह से मेरी वेब सिक्योरिटी वायलेट हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मच डू आई हैव टू वरी अबाउट सिक्योरिटी इन माई वेब एप्लीकेशन। अब सबसे पहले तो आपने अपनी एप्लीकेशन का, वो वेब हो, वो डेस्कटॉप हो, वो मोबाइल हो, जो भी एप्लीकेशन है, आपको देखना है कि उसके अंदर किस हद तक सेंसिटिव डेटा है। अगर तो आपके सेंसिटिव डेटा की जो रेशियो है वो ज़्यादा है तो आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है जिसमें आपने अपना जस्ट वर्क शो करवाया हुआ है, तो वहाँ पे तो कोई भी मेरे ख्याल से हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती, तो हमें उस तरह की कोई एप्लीकेशन, उस तरह की किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप बना रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन बैंक्स के लिए जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी लेवल है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई लेवल का होना चाहिए, ताकि आपकी जो वेबसाइट्स हैं, वो जो आपके सिस्टम्स हैं, जो आपकी एप्लीकेशन हैं, वो क्रैक ना की जा सकें, हैक ना की जा सकें। फिर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ कॉमन अटैक्स कैन बी परफॉर्म्ड। आपके सिस्टम को हैक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या उनमें से कोई चीज़ें रिट्रीव करने के लिए किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। एक अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है तो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा अटैक हो सकता है जिससे किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस का स्टेटस चेंज कर दिया जाए, उसके ग्रेड्स को चेंज कर दिया जाए या फिर उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाए। इसी तरह से अगर आप किसी बैंक का सिस्टम बना रहे हैं तो आपके कॉमन अटैक्स हो सकते हैं कि जी किसी ने इलीगल ट्रांजैक्शन कर दी है, किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटस पेंडिंग से अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया है, या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन गेट कर ली हैं। तो आपको अपने सिस्टम के मुताबिक एनालाइज करना होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर किस किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। What common bugs in my code lead to these flaws? आपने फिर ये एनालाइज करना है कि आपके सिस्टम के अंदर किस किस तरह के बग्स किन किन इश्यूज को रेज कर सकते हैं। लाइक अगर तो आप लॉगिन का पेज के ऊपर हैं और वो फेल हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं और आपने जस्ट पीएनजी फाइल्स को अलाउ किया हुआ है, तो वहाँ पे कोई अगर जेपीजी फाइल या टेप फाइल को अपलोड कर देगा तो क्या होगा। तो आपने एनालाइज करना होता है कि कौन कौन से कॉमन बग्स आपके कोड में किन किन तरह के इश्यूज को रेज कर सकते हैं। और फिर है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अटैकर्स कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, करते रहे हैं या करेंगे। आपने तीनों का देखना है कि पास्ट में क्या होता रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो इसके बारे में आपको एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप अटैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम के अंदर। हाउ कैन आई प्रिवेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन माई कोड एंड इंश्योर ओवरऑल सिक्योरिटी, ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी। अब सबसे एंड पे आपने करना है कि आपके पास जो जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो चाहे तो वो कोड में है या एग्जीक्यूशन में है या आउटपुट में है,
वो आइडेंटिफाई हों, और फिर आपने देखना है कि उनको प्रिवेंट कैसे करना है, इस तरह से कि आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो, आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम ना हो, और आपके सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ ना हो किसी भी सूरत में। और अगर आपका सिस्टम या एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है तो उसकी जो डेवलपमेंट पीरियड है, जो आपकी डेडलाइन है, वो भी एक्सटेंड ना करनी पड़े आपको। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी से पहले डेवलपर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछने चाहिए और उनको पता होना चाहिए। अब किस किस तरह के अटैक्स होते रहे हैं हमारी वेबसाइट्स को डाउन करने के लिए, हैक करने के लिए, या फिर उनको स्लो करने के लिए। तो फर्स्ट अटैक है डेनियल ऑफ सर्विस, जिसको डॉस अटैक भी कहते हैं। डॉस अटैक में क्या होता है कि अटैकर जो होते हैं या जो हैकर होते हैं वो आपके वेब सर्वर के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट्स भेजते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में आपका जो वेब सर्वर होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है। अब अनअवेलेबल का क्या मतलब है कि आपका वेब सर्वर उस स्पेसिफिक टाइम में, उस स्पेसिफिक पीरियड में किसी भी न्यू रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं करेगा, किसी भी न्यू रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। तो जब सपोज मेरी अगर वेबसाइट अनअवेलेबल है और मैं उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जब मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल अनअवेलेबल हो गया, सपोज लॉगिन उसमें अनअवेलेबल हो गया है और मैं लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ, तो सर्वर मुझे लॉगिन नहीं करने देगा, क्योंकि वो मॉड्यूल उस टाइम पे अनअवेलेबल है। मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा, और जब तक सर्वर उसको एंटरटेन नहीं करेगा उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, और जब उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा तो मुझे उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी आउटपुट है, वो मुझे शो नहीं होगी। तो ये अटैक परफॉर्म कैसे होता है? डिफरेंट मेथड हैं इसमें। इसमें एक तो कॉमन मेथड ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे हाईटेक का नहीं पता, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स में ये होता था कि जब हमारा रिज़ल्ट आता था, रिज़ल्ट आउट होता था, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे अपना रिज़ल्ट चेक करते थे या ट्राई करते थे। तो उस केस में क्या होता था, हमारे सर्वर की कैपेसिटी होती थी कम, और उसके ऊपर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती थी शॉर्ट टाइम के अंदर, तो हमारा सर्वर क्रैश कर जाता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे उनके रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता था, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तो उस केस में क्या होता था, हमारा सर्वर क्रैश कर जाता था। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने रिजल्ट देखने में फिर टाइम लगता था, या उनकी रिक्वेस्ट बहुत लेट रिस्पॉन्स जनरेट करती थी, बहुत ज़्यादा ट्राइज करनी पड़ती थी उनको रिजल्ट देखने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस में क्या होता है कि जो डॉस अटैक होता है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स से परफॉर्म किया जाता है। लाइक आपका एक सिस्टम पड़ा है, जो सर्वर पड़ा है वो एक सिस्टम पे है। डॉस अटैक अब दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप एक ही सिस्टम से उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते जाएं, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स, और दूसरा ये है कि आप एक सिस्टम यूज़ ना करो, आप मल्टीपल सिस्टम्स यूज़ करो। जैसे अभी मैंने आपको बताई है एग्जांपल रिजल्ट्स की, तो वहाँ पे क्या है, सर्वर एक ही है, ठीक है, और उस पर फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स ABCDE एट अ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट्स भेज रहे हैं, तो उससे भी आपका सर्वर जो है वो अनअवेलेबल हो सकता है। Your server cannot handle this many requests at a time, so it turns into a and this। और उसमें क्या होता है जी, आपका सिस्टम, आपका सर्वर या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, या फिर क्रैश करके वो रीस्टार्ट की तरफ चला जाता है। क्या वो पहले रीस्टार्ट होगा, उसके बाद जो है न्यू रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। प्रॉब्लम्स से क्या क्या हो सकते हैं कि यूज़र कैन नॉट एक्सेस योर साइट,
तो उस स्पेसिफिक टाइम में आपकी जो वेबसाइट है, जिस क्योंकि आपका सर्वर डाउन है, तो आपकी जो वेबसाइट उस सर्वर के ऊपर रन कर रही है वो अनअवेलेबल हो जाएगी, यूज़र्स उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन स्टोर सर्वर क्रैश, स्टोर लॉसेस, लूजेस पोटेंशियल रेवेन्यू। अब अगर तो ऑनलाइन स्टोर्स की बात हो और वो क्रैश कर दें, तो अगर लाइक अलीबाबा या अली एक्सप्रेस, द्राज की वेबसाइट्स हैं, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे क्रैश कर दें 1 आवर या 2 आवर के लिए, तो हो सकता है कि इनको एक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लूज करनी पड़े। सर्वर में क्रैश एंड लूज और करप्ट इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट डेटा। अब ये भी हो सकता है कि जैसे ही सर्वर क्रैश हुआ तो उसमें जो इन प्रोसेसिंग डेटा था, जो कि अभी सेव नहीं हुआ था डेटाबेस के अंदर, या किसी भी आप जो भी बैकएंड पे आपने फाइल्स बना रहे हैं या डेटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर सेव नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि वो भी जो है वो लूज़ हो जाए, उसकी भी एक्सेस हमारे पास बाद में ना हो। और सबसे लास्ट है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं आपके सर्वर के ऊपर, तो सर्वर को जितनी अलाउड बैंडविड्थ होती है वो भी सारी कंज्यूम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे सर्वर पे अगर 10 GB मुझे मंथली बैंडविड्थ मिलती है और मेरी रिक्वेस्ट आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 10 GB कंज्यूम हो जाएगी और फिर मुझे एक्स्ट्रा बैंडविड्थ लेने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी है वो स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है डॉस अटैक का, कि हमारी बैंडविड्थ सारी यूज़ हो जाती है और फिर हमें अपनी वेबसाइट को दोबारा रन करने के लिए, दोबारा लाइव करने के लिए न्यू बैंडविड्थ बाय करनी पड़ती है। फिर सेकंड अटैक है पैकेट स्निफिंग का। पैकेट स्निफिंग का जो अटैक है ये मेनली परफॉर्म होता है नेटवर्क्स के ऊपर। इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही कोई रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो जो हैकर है वो उस रिक्वेस्ट को देखता है कि ये किन किन नोड्स के ऊपर जा रही है और इसने किन किन नोड्स के ऊपर डेटा को डिप्लॉय किया है और किन किन नोड्स से इसके पास रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, कहाँ पे गैदर हुआ है और फिर कैसे एंड यूज़र तक पहुँचा है। पैकेट स्निफिंग क्या है? लिसनिंग टू ट्रैफिक सेंट ऑन अ नेटवर्क। तो आप जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, उसको एक्सेस करना और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैनी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स HTTP, AIM, ईमेल आर अनसिक्योर। अब HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, AIM है या फिर आपके ईमेल्स हैं, ये मोस्टली अनसिक्योर होते हैं। अनसिक्योर इस तरह से हैं कि इनमें कोई भी सिक्योर वो जो है पैकेट लेयर SSL जो होते हैं या फिर आपके जो हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए होते और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट में आगे जा रही होती है, वो किसी भी लेवल पे इनक्रिप्ट नहीं हुई हुई होती, आपके पास सॉकेट लेयर्स नहीं होती। तो इस वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं रहती। If an attacker on the same local network as you, he may be able to listen the information from your computer which you are sending. तो अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं हाईटेक का ही सिस्टम और वहाँ पे हाईटेक का ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई और भी जो हाईटेक का इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो आपकी रिक्वेस्ट को गेट कर ले और उन रिक्वेस्ट में से जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसको रीड करने की ट्राई करें। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? हो सकता है कि वो आपकी ईमेल या जो आप मैसेजेस भेज रहे हैं उनको देख ले। हो सकता है कि वो आप जो वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं या आप जिनको एक्सेस कर रहे हैं उसकी सारी रिकॉर्ड्स उसको मिल जाएं कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन की हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर
लॉगिन कर रहे हैं तो वो उस वेबसाइट के आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को गेट कर ले। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं जी? इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाएं तो उसके ऊपर HTTPS का प्रोटोकॉल, जो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, जिसमें जो SSL का कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको लाजमी प्रैक्टिस करें। देन अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सर्वर पे भेज रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर आप इंक्रिप्शन लगाएं कि आप एज अ प्लेन टेक्स्ट उसको ना भेजें, उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम लगा के उसको इंक्रिप्टेड टेक्स्ट की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करें और स्टोर करें। और फिर सबसे लास्ट भी है कि जो आपके लैन्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो रन ना हो सके जिससे किसी भी दूसरे यूज़र की ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सके। पैकेट स्निफिंग के लिए जो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है EtherDetect का। ये अगर हम किसी भी लैन के ऊपर बैठ के रन कर लें तो उस लैन के ऊपर जितनी भी हमारी जो ट्रैफिक है वो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन कौन से पीसी ने किस टाइम पे किस आईपी के थ्रू या किस मैक एड्रेस के थ्रू कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी हैं। तो ये अगर हम लैन की बात करें तो जो हमारे लैन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये उनका काम है कि वो इंश्योर करें कि हमारे लैन्स के ऊपर ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये रन ना हो सके। देन पासवर्ड क्रैकिंग है। पासवर्ड क्रैकिंग में ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर हमने लॉगिन किसी भी पर्पस के लिए लॉगिन को इंश्योर करवाया हुआ है या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हमारा लॉगिन सिस्टम या हम जो पासवर्ड्स अलाउ करते हैं अपने यूज़र्स के लिए, वो पासवर्ड्स उनकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि कोई भी उनको इजीली गेस ना कर सके। तो अगर तो वो इजीली गैसेबल हैं, लाइक आपने अपने पासवर्ड की लेंथ ही 4 कैरेक्टर्स तक रखी हुई है कि यूज़र मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रख सकता है, तो वो तो फिर इजीली क्रैकेबल है, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉलर केस अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स, उनके कम्बिनेशन बनाएगा और कितनी उसकी लेंथ होगी, 4 कैरेक्टर्स की। तो इसको ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, आपके पासवर्ड की जो गेसिंग कैपेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और फिर अगर आप अपने पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड कर देंगे तो आपके जो पासवर्ड की गेसिंग कैपेबिलिटी है वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है। हाउ अटैक इज़ परफॉर्म्ड। तो इसमें 2 तरह के अटैक्स होते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स में क्या हो रहा है कि जो अटैकर हैं वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है। लाइक हम जब किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो हमें पता है कि जी जो वाईफाई का पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है। और उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो अगर हमने किसी वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना है यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक, तो हम कैसे करेंगे, हम कहें अपने एल्गोरिदम को बताएंगे या अपने सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि जो पासवर्ड की लेंथ है वो मिनिमम 8 है, तो वो 8 से स्टार्ट होगा। वो पहले 8 कैरेक्टर्स का जो कम्बिनेशन है वो जनरेट करेगा। ऑल एज अपने पासवर्ड में लगाएगा, ऑल एज, दैट मीन्स कि 8 एज ए आएंगे उसके पासवर्ड में, वहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर जितने भी 8 कैरेक्टर्स के कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सबको ट्राई करेगा। फिर वो उसके अंदर नंबर्स को ट्राई करेगा, फिर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करेगा और उसको ट्राई करेगा। तो इन शॉर्ट उसने एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई करना है एज अ पासवर्ड। ठीक है। तो जहाँ पे भी
कि कोई ना कोई ऐसा पासवर्ड तो वो बनाएगा ना जो आपके कम्बिनेशन से मैच कर रहा होगा, क्योंकि उसने n टू द पावर n टाइम आपके पासवर्ड जो हैं वो ट्राई करने हैं। तो कोई ना कोई एक पासवर्ड तो उस जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है और उसका जो कम्बिनेशन हमारा एल्गोरिदम बनाएगा वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे तो मैच होंगे ना। तो जैसे ही वो मैच होंगे तो वो आपका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो जाएगा। दूसरा अटैक है इसमें डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, अटैकर यूजेस अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्वेंशियली ट्राइज पासवर्ड बेस्ड ऑन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम कॉमन टर्म्स जो हैं, जैसे हम पाकिस्तान पासवर्ड रख देते हैं यूजली, या फिर हम इस तरह का कोई कम्पैक्ट वर्ड एज अ पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम वो हमारा केस है तो उस केस में जो डिक्शनरी अटैक हैं वो आपके पासवर्ड को गेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एवरी वर्ड इन द डिक्शनरी को वो एज अ पासवर्ड ट्राई करते हैं, या फिर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को ट्राई करते हैं, नंबर्स को ट्राई करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या हो रहा है, वो हर अल्फ़ाबेट को स्पेसिफिकली लेके आ रहा है। लेकिन डिक्शनरी अटैक में क्या हो रहा है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या नंबर्स, जस्ट कम्बिनेशन, दो वर्ड्स को मिला के पासवर्ड बना लिया और उसको ट्राई किया। तो इस तरह से डिक्शनरी अटैक आपका परफॉर्म हो सकता है। What you can do about it, force users to have secure passwords। आप पासवर्ड की मिनिमम लेंथ को इंक्रीज कर दें, फिर आप स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड कर दें और अपने यूज़र को कहें कि आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हैं जस्ट उनको एज अ पासवर्ड यूज़ करें। या फिर सेकंड है कि आप ब्लॉक कर दें आईपी एड्रेस को आफ्टर एन फेल्ड अटैम्प्ट्स। जैसे कि हमारे एटीएम में होता है कि आप अगर 3 बार अपना पिन रॉन्ग एंटर करेंगे तो आपका कार्ड जो है वो टेम्परेरली ब्लॉक्ड हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर यूज़र 3 टाइम्स या 5 टाइम्स अपना पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता है तो उसका आईपी एड्रेस और उसका जो लॉगिन है वो ब्लॉक कर दो, और फिर वो उसको तभी एक्टिवेट करो जब तक ओरिजिनल यूज़र जो है रिक्वेस्ट नहीं भेजता। तो इससे क्या होगा, जो आपके ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स में उसने एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई करना होता है, डिक्शनरी अटैक में उसने कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को ट्राई करना होता है। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पहले 5 ट्राइज में ही आपके पासवर्ड तक पहुंच जाए। तो जब आपने 5 ट्राइज के बाद लॉगिन को डिसेबल कर दिया तो ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक आगे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। फिर है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग में क्या होता है कि हम यूज़र को मैनिपुलेट करते हैं कि वो कोई ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक पिक्चर, ऑथेंटिक लिंक विजिट कर रहे हैं, लेकिन जो उस लिंक के बैक एंड होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। हम जस्ट शो करते हैं कि ये ओरिजिनल चीज़ है, लेकिन वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं होती। फिशिंग जो है वो यूजुअली ईमेल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, कि जैसे हमें अक्सर स्पैम में मेल्स आती हैं तो वो फिशिंग के थ्रू ही भेजी भी होती हैं, कि वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम फ़लाँ कंपनी से हैं, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपकी सिस्टम को या आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने की ट्राई कर रहे होते हैं। जो फिशिंग ईमेल से पहले जो फिशिंग का कंसेप्ट था, सॉरी, फिशिंग ईमेल्स के बाद जो फिशिंग इम्प्लीमेंट हुई थी वो हुई थी आपकी फेसबुक हैकिंग के ऊपर। फेसबुक हैकिंग कैसे हुई थी कि जो हैकर्स थे वो सेम जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज बनता है, वेबसाइट का खुलता ओपन होता है, जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं तो लॉगिन टॉप पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है और आगे लॉगिन का बटन होता है। तो हैकर्स क्या करते हैं, वही वाला पेज एज इट इज़ डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको किसी फेसबुक लाइक डोमेन के ऊपर होस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल facebook.com अगर ओरिजिनल आपके पास डोमेन है तो हैकर्स क्या करेंगे, facebook.cu
यूके या फेसबुक वन टाइप की जो डोमेन्स हैं वो बाय करेंगे और उसके ऊपर अपना जो स्क्रिप्ट है वो रख देंगे। अब हम जब फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो हम में से काफ़ी लोग लिंक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो उन्होंने देखा कि लिंक facebook.com ओपन हुआ है या facebook.uk ओपन हुआ है, तो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो उस पेज का जो बैकएंड है उसमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो गया और इनिशियली उसने दिखा दिया यूज़र को एक पेज जो कि रॉन्ग पासवर्ड के तौर पे फेसबुक शो करता है। तो यूज़र समझेगा कि शायद मैंने पासवर्ड अपना रॉन्गली एंटर किया था, तो इसलिए मेरे पास ये पेज आ गया। वो दोबारा लॉगिन करेगा तो वो अपने प्रोफाइल पे चला जाएगा, लेकिन जब उसने फर्स्ट टाइम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ट्राई किया था तो वो एक्चुअली जो हैकर था उसके डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो अब वो उस पासवर्ड को यूज़ करके आपकी ये जो उस वक्त यूज़र था उसकी फेसबुक को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह क्या काम होता है फिशिंग में कि हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम ओरिजिनल वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन के पेजेस हैं, लेकिन जब यूज़र उसको अटैम्प्ट करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर के पास सेव हो जाती है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट यूजर सच एज फ्रॉडेंटली एक्वायरिंग पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स। अब पिछले दिनों एक स्कैम चला हुआ था कि आपको बैंक्स की जो हेल्पलाइन थी उनसे कॉल्स करके आपसे इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई करते थे और बहुत से लोगों ने इंफॉर्मेशन अपनी दी भी थी कि उनके कार्ड का नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, सीसीवी कोड क्या है। तो इस तरह की जो फ्रॉड कॉल्स हैं वो भी फिशिंग का ही एक टाइप है। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? इफ ट्रस्टेड यूजर्स ऑफ योर सिस्टम आर ट्रिक्ड इनटू गिविंग आउट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, attackers can use this to log in as those users and compromise your system। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जब उनके पास चली जाएगी, तो वो जब सिस्टम में लॉग इन करेंगे तो वो एज अ यू लाइक आपके सिस्टम से जब वो लॉग इन कर रहे हैं तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपने ही लॉग इन किया है और इस तरह से फिर आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अब ये एक फिशिंग ईमेल है जो कि बज़ाहिर जो है वो पेपॉल की लग रही है, ठीक है। एक हैकर ने इसको डिज़ाइन किया और इस तरह से डिज़ाइन किया जैसे पेपल की आपके पास ईमेल आती हैं, ऑफिशियल ईमेल या सिक्योरिटी चेक्स की या फिर आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन उस तरह की आती है, और उसने यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। लेकिन जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा वो तो समझता है कि ये ईमेल पेपाल से आई है, तो वो बहुत से यूज़र्स विदाउट चेक इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर नीचे देखें जो लिंक आ रहा है, इस लिंक के बैक एंड पे जो एड्रेस सेव्ड है वो क्या आ रहा है, कुछ आईपी एड्रेस आ रहा है स्लैश संपात है स्लैश वेब सेकेंड लॉगिन डॉट php की एक फ़ाइल पड़ी है। तो अब यूज़र को नहीं पता कि ये ऑफिशियल ईमेल है या फिशिंग की ईमेल है, तो यूज़र जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो हो सकता है कि उसकी पेपाल की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो अपने पेपाल में लॉग इन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाए। तो इस तरह से फिशिंग ईमेल्स आपकी आती हैं। तो इस तरह की ईमेल्स जो हैं आप ट्राई किया करें कि इग्नोर करें और उनको रिपोर्ट करें। फिर है मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल में क्या होता है कि अगर आप दो एंड्स पे अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक आप यूज़र ए हैं और आप यूज़र बी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैन इन द मिडल क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको किसी भी सेंट्रल पॉइंट पे बैठ के एक्सेस करने की कोशिश करेगा और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा।
Attacker sits between two communication endpoints and silently intercepts traffic between them. ठीक है, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी या आपने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की, तो मैन इन द मिडिल क्या करेगा, आपका जो मीडियम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें किसी भी पॉइंट पे बैठ के आपकी कम्युनिकेशन को ब्रेक करने की ट्राई करेगा. ट्रिक्स यूज़र टू गो टू द अटैकर्स वेबसाइट इंस्टेड ऑफ द रियल वेबसाइट. अब इसमें क्या होता है कि जी आपने इन्फॉर्मेशन भेजी पर्सन बी को और आपने उसको कहा कि जी ओपन करो google.com. ठीक है, लेकिन अब मैन इन द मिडिल ने क्या किया, उसने आपकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई किया और गूगल की जगह पे लिख दिया youtube.com. अब आपने ओरिजिनल रिक्वेस्ट भेजी थी कि आपने पर्सन बी को बोला कि ओपन करो google.com को, लेकिन मैन इन द मिडिल ने आपकी रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, उसको मॉडिफाई किया और फिर ट्रांसफ़र किया. तो अब जो पर्सन बी है उसके पास रिक्वेस्ट आई ओपन youtube.com. तो इस तरह से मैन इन द मिडल आपकी कम्युनिकेशन को रीड करके उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है या फिर उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है. ये भी हो सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशन भेजी हो या आपने कोई कम्युनिकेशन की हो यूज़र बी के साथ और वो मैन इन द मिडल ने उसको कैप्चर करके डिलीट ही कर लिया हो. अब पर्सन बी समझ रहा है कि मेरे पास कोई भी न्यू मैसेज न्यू कम्युनिकेशन मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन पर्सन ए ने वो कम्युनिकेशन की थी. तो इस तरह से भी जो अटैकर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है या फिर रीड जस्ट कर सकता है. इंटरसेप्ट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन and or modify data before sending it from one endpoint to another. तो वो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है. प्रिविलेज एस्केलेशन, इसमें ये होता है कि अटैकर बिकम्स एबल टू रन कोड ऑन योर सर्वर एज अ प्रिविलेज्ड यूज़र. अब आप अपने सर्वर पे जब लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है. आप जैसे ही वो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हैं तो आप अपने सर्वर में एज एन एडमिन लॉगिन हो जाते हैं. अब हैकर ने क्या किया, हैकर ने आपके सिस्टम के अंदर अपने आप को एज एन एडमिन ऐड करवा लिया. वो किसी भी तरह से करवा सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकता है या फिर कोई और स्क्रिप्ट चला सकता है. अब वो आपके सिस्टम का प्रिविलेज्ड यूज़र बन गया जिसके पास सब एक्सेस है. तो जब वो हैकर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करेगा तो वो एज अ प्रिविलेज्ड यूज़र आपके सिस्टम में लॉगिन हुआ है. उसके पास वो सब राइट्स हैं जो आपके पास एज एन एडमिन राइट्स हैं. तो वो क्या कर सकता है, अपने उन राइट्स को यूज़ करके आपके सिस्टम को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उसके अंदर से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकता है, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देगा, कुछ को चेंज कर देगा, कुछ ट्रांजैक्शंस की स्टेटस चेंज कर सकता है. वो कुछ भी कर सकते हैं जब वो एज एन एडमिन आपके सिस्टम के अंदर घुस गया. Perhaps normal users aren't able to directly query your database, but an attacker may find a flaw in your security, letting him run as administrator and perform the query. तो जो हैकर है वो कोई ना कोई फ्लॉ ढूंढ लेगा जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम में एंटर होगा एज एन एडमिन और फिर डिफरेंट क्यूरीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है. वंस यू आर रनिंग एज रूट यू आर गॉड, यू ऑन द सर्वर, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. तो जब आप किसी भी सर्वर पे किसी भी सिस्टम में एज अ टॉप प्रिविलेज्ड यूज़र एंटर हो जाते हैं तो आप फिर उस सर्वर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं. उस सर्वर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना के अपने पास सेव कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग. ये एक सिनेरियो है. इसमें ये जो रेड है ये एक सिक्योरिटी वॉल के तौर पे दिखाया गया है. इस वॉल के अंदर से आपका एक जो यूज़र है वो एंटर होता है वेब सर्वर के पास. फिर वो वेब सर्वर के ऊपर कुछ भी कर सकता है. जब वो वेब सर्वर में आ गया तो वो आपकी वेब ऐप को भी एक्सेस कर सकता है, वेब ऐप से आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, फिर वेब सर्वर से आपके
पेजेस को एक्सेस कर सकता है, पेजेस के थ्रू वो क्यूरीज चला सकता है एंड वो कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम के ऊपर जब वो सर्वर में एंटर हो गया। तो फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में ये होता है कि हम, जैसे मैंने अभी आपको फिशिंग के अंदर एग्जांपल दिखाई थी, एक लिंक दिखाया था कि यूज़र समझ रहा है कि वो पेपाल के लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उस लिंक के बैक एंड पे जो कोड होता है, वो जो वेबसाइट ओपन हो रही होती है वो पेपाल की नहीं हो रही होती, वो कोई और वेबसाइट ओपन हो रही होती है। तो उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, कॉजेज वन पर्सन स्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ यूजर ब्राउजेस एन अदर साइट। अब यूजर ओपन कर रहा है google.com, लेकिन ओपन हो रही है evil.com, या फिर यूज़र परफॉर्म कर रहा है कोई भी क्यूरी google.com पे और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं किसी और पेज पे जो कि गूगल की तरह ही है, गूगल अलाइक है। ठीक है, अब यूज़र को तो नहीं पता कि, क्योंकि वो इतना सिमिलर होता है आपके गूगल के पेज के साथ कि जो कॉमन पर्सन है वो उसके ऊपर उसको नहीं पकड़ पाता कि उसका जो रिजल्ट्स उसको शो हो रहे हैं वो गूगल के ही हैं या वो किसी और पेज के हैं। हाउ अटैक इज परफॉर्म्ड, अटैकर फाइंड्स अनसिक्योर कोड ऑन टारगेट साइट। कोई भी वेबसाइट आपके पास जो आपने बनाई हुई है उसमें अनसिक्योर कोड को वो फाइंड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर उस कोड में से कोई लूप होल निकालेगा जिसके थ्रू वो एंटर हो सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो उस लूप होल में से में यूज़र जो है, जो हैकर है, वो अपना जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड इंजेक्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर सर्च की कोई फिल्टर लगा हुआ है और वहाँ पे यूज़र आके कुछ सर्च कर सकता है, तो क्या होगा, यूज़र सर्च करेगा, तो जैसे ही सर्च के लिए वो सर्च का बटन प्रेस करेगा सर्च करने के लिए, तो उस बटन के प्रेस के ऊपर जो हैकर है वो अपना जावास्क्रिप्ट का कोई कोड चला देगा कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो, फलां जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे ही वो जावास्क्रिप्ट का, हैकर का जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो फिर आपके सर्वर के अंदर एंटर हो जाएगा। वो फिर उस सर्वर के बाद वो सर्वर में एंटर होने के बाद कुछ भी कर सकता है। यूज़र विजिट्स पेज सीज मलिशियस स्क्रिप्ट कोड। तो जैसे ही यूज़र जो है वो सर्च का बटन क्लिक करेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड चल जाएगा, तो उस जावास्क्रिप्ट के कोड के अगेंस्ट जो भी रिजल्ट्स आएंगे यूज़र को वो शो हो जाएंगे और फिर यूज़र को पता चलेगा कि जो उसने रिक्वेस्ट भेजी थी और जो उसको रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स शो हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो यूज़र को फिर आइडिया होगा कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सही तरह से सर्वर ने इंटरसेप्ट नहीं की। और जो एडमिन है वो जब इन चीज़ों को देखेगा, जो डेवलपर है वो इन चीज़ों को देखेगा, तो वो उसको फिर पता चल जाएगा कि फलां बटन के अगेंस्ट जब रिक्वेस्ट गई थी तो वो टेम्पर हो गई थी थ्रू एनी अदर जावास्क्रिप्ट कोड। तो वो फिर उस फ्लॉ को ख़त्म करने की या मिनिमाइज करने की ट्राई करेगा टू प्रिवेंट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो इसमें मेन काम यही है कि यूज़र किसी एक वेबसाइट पे रह के वो किसी दूसरी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ये वाली जो रिक्वेस्ट होती है ये कोई हैकर उस वेबसाइट में इंजेक्ट करता है, राइट। फिर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि कैसे परफॉर्म होती है। एन अटैकर कॉजेज अनडिजायर्ड एसक्यूएल क्यूरीज टू रन ऑन अ सर्वर डेटाबेस। जो अनडिजायर्ड एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, क्यूरीज को ब्रेक करने के लिए या फिर उनको ऑलवेज ट्रू करने के लिए वो यूज़र परफॉर्म करता है। ऑफन कॉस्ट व्हेन अनट्रस्टेड इनपुट इज पेस्टेड इनटू एसक्यूएल क्यूरी। आपके पास कुछ करैक्टर्स होते हैं जो अलाउड नहीं होने चाहिए, जब वो एंटर होते हैं तो वो फिर एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में या रॉन्गली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं।
एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास क्यूरी है सेलेक्ट दिस स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, नेम को नेम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यूज़र ने क्या किया, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस और ए इज इक्वल टू ए, तो या तो ये हो, अब ये नहीं है, और में क्या है, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। तो जब ये ट्रू नहीं है तो फिर हम एक ऑलवेज ट्रू कंडीशन जो है वो साथ अटैच कर देते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर जो ऑलवेज ट्रू की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब आप ये इंजेक्ट करेंगे अपनी क्यूरी के साथ तो आपकी क्यूरी बन जाएगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स नेम इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपकी जो ये वाली क्यूरी है ये ऑलवेज आपकी एग्जीक्यूट होगी रिगार्डलेस आपके पास नेम जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। Attackers can see, delete, modify your sensitive personal data from your database. Now, think like an attacker finding vulnerabilities. अब आपने अपने सिस्टम में vulnerabilities को कैसे फाइंड करना है, आपको एज एन अटैकर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि वेबसाइट्स पे जो सबसे मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड चीज़ होती है वो होती हैं आपके इनपुट फॉर्म्स। अगर आपके पेज के ऊपर एक सिंगल इनपुट फॉर्म भी है तो उस इनपुट फॉर्म के थ्रू आपकी किसी भी तरह की हैकिंग हो सकती है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर इनपुट फॉर्म्स नहीं है, किसी भी तरह का उसके ऊपर इनपुट फॉर्म नहीं है, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली 50 to 60% सिक्योर हो जाती है। लेकिन आजकल की जो वेबसाइट्स हैं उन पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास इनपुट फॉर्म्स ना हो, क्योंकि अगर कोई भी स्टैटिक पेज है कोई भी, तो उस पे जो यूज़र्स हैं, जो एडमिन हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो कोई ना कोई एक फील्ड लाजमी रखते हैं, लाइक सब्सक्राइब की या फिर गेट नोटिफाइड, गेट प्रमोशंस, इस तरह की कोई ना कोई इनपुट फील्ड लाजमी होती है। तो आजकल की जो भी वेबसाइट्स हैं उन पे इनपुट फॉर्म्स की जो फील्ड्स हैं वो लाजमी होती हैं, और जिन वेबसाइट्स पे इनपुट फॉर्म्स होते हैं उनको हैक करना 50% ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू द वेबसाइट्स विच डजंट हैव एनी इनपुट फॉर्म्स। फॉर्म्स लेट यूजर्स पास पैरामीटर्स टू द वेब सर्वर। अब फॉर्म्स के थ्रू यूज़र जो है वो अपनी कोई भी क्यूरी, कोई भी पैरामीटर वेब सर्वर को भेजता है। अब अगर तो पैरामीटर्स जो यूज़र पास कर रहा है उनमें वैलिड इंफॉर्मेशन ना जाए तो आपका जो वेब सर्वर है वो हैक हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट। गेट की जो रिक्वेस्ट हैं वो आपके यूआरएल में एम्बेड हो जाती हैं एज अ क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो और जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती हैं वो आपके HTTP पैकेट के थ्रू जाती हैं। अब HTTP के पैकेट के थ्रू HTTPS इज सिक्योर्ड, HTTP इज नॉट सिक्योर्ड। तो इनपुट फॉर्म्स को सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपने फॉर्म्स में मेथड यूज़ करें, पोस्ट का, गेट का मेथड यूज़ ना करें। सेकेंडली, अगर आप पोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपने सर्वर के ऊपर HTTPS को भी इंस्टॉल करें, क्योंकि वो आपकी इनपुट को सिक्योर करके, इनक्रिप्ट करके आपके सर्वर के पास भेजती है। हार्डर फॉर द यूजर टू सी बट नो मोर सिक्योर देन गेट। अब HTTP जो है वो थोड़ा सा सिक्योर कर देता है, लेकिन गेट के जैसा ही है, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ही जा रही होती है, वो इनक्रिप्ट किसी भी टाइम पे, किसी भी लेवल पे नहीं होती। अगर आप HTTPS अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे ये स्टीफन कॉलबर्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कोई इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाएगा, तो उसको गेट करना, अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे हैकर के लिए। फॉर्म्स प्रोवाइड अ रिच ग्राउंड फॉर अस टू अटैक। तो जितने भी आपके पास वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अगर फॉर्म्स हैं तो आपकी जो वेबसाइट है उसके 50% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो हैक हो सके। फिर आप
फॉर्म वैलिडेशंस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि जी आपका जो वेब पेज है वो किस हद तक हैकेबल है। वैलिडेशन में क्या होता है कि हम एग्जामिन करते हैं फॉर्म के पैरामीटर्स को, कि फॉर्म्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस टाइप की है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं, वो लॉजिकल है या नहीं, उसमें कुछ ऐसे करैक्टर्स तो नहीं हैं जो यूज नहीं हो सकते एज अ रिक्वेस्ट, उनमें कुछ ऐसी लाइक आपने जेपीजी अगर एक्सेप्ट करवाई हुई हैं कि आपका जो सर्वर है वो जस्ट एक्सेप्ट करता है जेपीजीज को, तो आपने चेक करना है कि जी उसमें कोई पीएनजी फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म तो नहीं अपलोड हो रही, .php की फाइल तो नहीं अपलोड हो रही। तो इस तरह की वैलिडेशन होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, या फिर लेंथ आप उनकी चेक करें कि आपकी जो फील्ड्स हैं वो नॉन एम्प्टी सबमिट ना हो सकें, उनमें जस्ट अल्फ़ाबेट्स आ सकें, या फिर उनमें जस्ट नंबर्स आ सकें, या फिर बस किसी स्पेसिफिक लेंथ की इनपुट ही उसमें आ सके, 8 से ज़्यादा करैक्टर्स ना जा सकें, या फिर मिनिमम 4 करैक्टर्स आएँ। और फिर आप फाइल की टाइप्स देख सकते हैं कि अगर आपने जेपीजीज को एक्सेप्ट वो करवाया हुआ है, इनेबल करवाया हुआ है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जस्ट जेपीजी ही आए, तो आप देखें कि जी जेपीजी की जगह पे पीएनजी तो नहीं अपलोड हुई हुई, तो आप उनको देख सकते हैं। फिर क्लाइंट साइड है कि आपके पास आप HTML पे फॉर्म वैलिडेशन लगा दें, HTML JS के थ्रू पहले वैलिडेशन देखें कि नॉन एम्प्टी, या फिर अगर ईमेल एंटर कर रहे हैं तो वैलिड ईमेल है या नहीं। तो जब आपने क्लाइंट साइड पे देख लिया, फिर आप सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन जो हैं वो अपनी परफॉर्म करें, कि क्लाइंट साइड की क्योंकि वैलिडेशन जो होती हैं वो रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले परफॉर्म होती हैं, तो उनको बाईपास करना बहुत आसान होता है हैकर्स के लिए। लेकिन जो सर्वर साइड की वैलिडेशन होती हैं वो उनको जो है बाईपास करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है हैकर्स के लिए, क्योंकि वो जो सर्वर साइड की वैलिडेशन है वो तब परफॉर्म होती हैं जब आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो चुकी होती है सर्वर के पास, और सर्वर के पास पहुंच चुकी होती है। तो आप क्लाइंट साइड की भी वैलिडेशन करें और सर्वर साइड की भी वैलिडेशन करें, आपका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने दो सिक्योरिटी चेक्स लगाए हुए हैं, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर यूज़र इनपुट अटैक्स को आप चेक करें, बाईपासिंग क्लाइंट साइड इनपुट रिस्ट्रिक्शंस एंड वैलिडेशंस के, अगर आपने कोई क्लाइंट साइड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या वैलिडेशंस लगाई हुई हैं वो बाईपास हो सकती हैं या नहीं हो सकती। फिर आप मैक्सिमम लेंथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके इनपुट फील्ड्स के अंदर इतनी मैक्सिमम लेंथ का जो इनपुट है वो भेजा जा सकता है। चॉइसेस नॉट लिस्टेड इन सेलेक्ट बॉक्सेस, अगर आपने सेलेक्ट बॉक्स बनाया हुआ है तो उसके अंदर जो अनआइडेंटिफाइड चॉइसेस हैं वो तो नहीं आई हुई, जो आपने चॉइसेस या ऑप्शंस दिए हुए हैं जस्ट वही शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर हिडन फील्ड्स को चेक करें कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर के अंदर कोई भी हिडन फील्ड्स तो किसी ने इंजेक्ट नहीं किए हुए। और फिर देखें कि जी आपके वेबसाइट के ऊपर जो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है उसको मॉडिफाई या डिसेबल करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है, उसको डिसेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसको बाईपास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और फिर आ जाता है जी कि जो हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं या फाइल्स बनाते हैं, उनके नाम जो हैं वो गैस करना कितना आसान है। अगर तो वो इजीली गैसेबल हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो पुअरली डिज़ाइंड है और इजीली हैकेबल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज बनाया, पेज 11.php के नाम से, और इस पे आप लॉगिन करवा रहे हैं, तो हो सकता है, अब मैं गैस कर सकता हूँ कि अगर आपने पेज 11 बनाया तो आपका पेज 10 भी होगा, पेज 9 भी होगा, हो सकता है कि आपका पेज 12 भी हो, तो आपने पेज 12 पे उसकी इन्फॉर्मेशन शो करवाई हुई है। तो आप इस तरह से अपने पेजेस के नाम ना रखें,
और सिमिलरली आपके पास पेज है लॉगिन फेलियर डॉट php का, तो हो सकता है कि आपने लॉगिन सक्सेस डॉट php का नाम पेज भी बनाया हुआ हो। ठीक है, इसी तरह से माई अकाउंट डॉट php का अगर आपने पेज बनाया हुआ है तो हो सकता है आपका यूर अकाउंट डॉट php के नाम से भी कोई पेज हो। तो आप अपने पेजेस को इस तरह के नाम ना दें जो कि इजीली गेसेबल हो। आप जितने अपने सिस्टम को कम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा हैकर को उसको हैक करना। Many sites have reachable files and resources that are hidden from attackers only by obscurity। अब हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी पेज और उसके सोर्सेज, उसके अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, पेजेस के क्या क्या नाम हैं, वो इजीली गेट कर सकते हैं। तो जो पेजेस हमने शो करवाए हुए हैं यूज़र को, अगर उनके नाम ही इस तरह के हैं कि पेज 11.php और पेज 12.php की एक्सेस यूज़र के पास नहीं है, तो वो पेज 11.php को देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका पेज 12.php भी होगा। अब ये पेज तो हमने यूज़र को नहीं दिखाना, लेकिन उसने इसका नाम गेस कर लिया। तो जब उसने इसका नाम गेस कर लिया तो वो इसको अटैक कर सकता है यूजिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कि उसके पास पेज नेम है तो ये पेज आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पेज के ऊपर रिक्वेस्ट करने की ट्राई करेगा। तो आपका ये पेज उस ट्राई के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो फिर वो उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट फिर अपना दूसरा अटैक जो है वो मज़ीद मॉडिफाई करके भेज के आपके पेज 12.php के कंटेंट्स को गेट कर सकता है। तो आपने ट्राई करना है कि आपके जो पेजेस हैं उनके नाम इस तरह से ना हो कि वो इजीली गेसेबल हों। फिर आ जाता है डिज़ाइनिंग द सिक्योरिटी, कि आप अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आता है कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए। फोर्स यूजर्स टू लॉग इन टू योर सिस्टम बिफोर परफॉर्मिंग सेंसिटिव ऑपरेशंस। अगर उसने कोई भी सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले आप यूज़र से लॉग इन करवाएं, तो ताकि आपको पता हो कि फलां सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था इस टाइम पे, और फिर आपको साथ ये भी पता हो कि जब वो कोई यूज़र लॉग इन करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो फिर आपको पता होगा कि भाई फलां टाइम पे फलां ऑपरेशन फलां बंदे ने परफॉर्म किया था। अब इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये भी हो सकता है कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो हैकर गेट कर ले और एज एन यू सिस्टम में एंटर हो और वो सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आप फोर्स करें कि जो भी ऑपरेशंस हैं सेंसिटिव टाइप वो यूज़र लॉगिन के बगैर परफॉर्म ना कर सके। फिर आप अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, वो HTTPS के प्रोटोकॉल के थ्रू हो, ताकि उसमें पैकेट स्निफिंग का जो अटैक है वो ना हो सके। फोर्स यूजर्स टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, नॉट पासवर्ड ABC सेम एज यूजर नेम। अब वो कोई भी कॉमन या डिक्शनरी वर्ड्स यूज़ ना करे, फिर जो उसका यूज़र नेम है वही एज एन पासवर्ड यूज़ ना कर सके, फिर कुछ मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट आप रखते हैं कि जी आपका जो पासवर्ड है उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है, उसमें एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप फोर्स करें कि आपके सिस्टम के ऊपर जब यूज़र आ रहा है तो वो इजी पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, इसमें ये होता है कि आप अपने यूज़र को सिर्फ उन पेजेस की एक्सेस दें जो उसके काम के हैं। अब यूज़र अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, तो आपने यूज़र को एक्सेस किस किस पेजेस की देनी है कि वो जहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जिस पेज पे वो अपनी पेमेंट कर सकता है,
और फिर एंड पे उसको एक कंफर्मेशन का पेज शो हो जाए कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। इन 3 पेजेस के अलावा उस यूज़र को किसी और पेज की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो जितनी आप यूज़र की एक्सेस को कम करेंगे उतना ही आपका जो सर्वर है वो सेफ होता रहेगा। और जितने आप यूज़र को जितने पेजेस की ज़्यादा एक्सेस देंगे उतने ही पेजेस को आप वल्नरेबल बना रहे हैं कि वो ईज़िली हैकेबल बन जाते हैं जैसे ही आप यूज़र को उसकी एक्सेस देते हैं। और फिर सेकंड इसमें फिनोमिना ये है कि अगर आपने किसी पेज की एक्सेस यूज़र को दी है, यूज़र ने उस पेज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो जैसे ही उस पेज को वो उस पेज से पीछे जाएगा तो उसकी जो एक्सेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए कि वो नेक्स्ट टाइम जब उस पेज के ऊपर दोबारा आए तो उसको न्यूली उस पेज की एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े। तो इससे भी आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। A web server should only be given access to the set of HTML files that web server is supposed to serve। ये वेब सर्वर की बात है या फिर यूज़र की बात है, तो वो यूज़र को जस्ट उन पेजेस का उन फाइल्स की एक्सेस होनी चाहिए जो उसके काम की हैं। एक्स्ट्रा फाइल्स की एक्सेस उसके पास नहीं होनी चाहिए। कोड शुड नॉट रन एज रूट और एज अ हाईली प्रिविलेज्ड यूज़र अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर एडमिन है, अब हम जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम 2 तरह के एडमिन रखते हैं, एक होता है एडमिन और एक होता है फिर सुपर एडमिन। जो हमारा सुपर एडमिन होता है वो हमारा रूट होता है, जो आप उसको कह लो हाईली प्रिविलेज्ड यूज़र होता है जिसके पास पूरे सिस्टम की एक्सेस होती है। और एडमिन के पास भी वही वाली एक्सेस होती हैं, लेकिन एडमिन के पास 2 या 3 तरह की एक्सेस नहीं होती। वो किस तरह की होती हैं कि एडमिन एज एन एडमिन किसी बंदे को ऐड नहीं कर सकता। अगर आपने न्यू एडमिन ऐड करना है तो वो जस्ट सुपर एडमिन करेगा। तो इस तरह की जो पेजेस हैं वो आप एज आ रूट या एज आ हाईली प्रिविलेज्ड यूज़र यूज़ ना करें, ओपन ना करें अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप थोड़ा सा लीस्ट प्रिविलेज यूज़र के तौर पे अपने सिस्टम को यूज़ करें, और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप अपने सुपर एडमिन को या फिर रूट को यूज़ करें। टर्न ऑफ अननेसेसरी सर्विसेज ऑफ योर वेब सर्वर। अपने वेब सर्वर पे जो सर्विसेज यूज़ नहीं हो रही उनको डिसेबल कर दें या फिर टेम्परेली बंद कर दें अनलेस उन सर्विसेज की रिक्वेस्ट आपके पास नहीं आती। डिसेबल SSH, VNC, send email protocols, close all ports except 80 others needed for web traffic। तो आपके पास जो पोर्ट्स हैं आप उनको भी डिसेबल रखें और वो उस वक्त इनेबल हों जब उनके ऊपर रिक्वेस्ट जो हैं वो आएँ। फिर आप अपनी इनपुट्स को सैनिटाइज करें कि आप जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो आपके सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इंश्योर दैट एक्सेप्टेड डेटा इज़ इन द राइट टाइप, फॉर्मेट एंड लेंथ। उसकी टाइप राइट है, उसमें फॉर्मेट जो है वो रीडेबल है और आपने उसको अलाउ किया हुआ है, और उसकी जो लेंथ है वो आपने जो डिफ़ाइन की हुई है उसी के अंडर है। फिर आपके HTML फॉर्म के अंदर बैड डेटा एंटर ना हो सके कि जी आपका जो HTML फॉर्म है उसमें हम सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की जो आपके पास इनवैलिड करैक्टर्स हैं उसको आप चेक करें कि फॉर्म के साथ इनवैलिड करैक्टर्स तो नहीं आ रहे। फिर रिमूव एनी SQL कोड फ्रॉम सबमिटिंग यूज़र नेम। जो आपके SQL कोड्स हैं वो जब सबमिट कर देते हैं किसी भी क्वेरी को तो उसके बाद उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दें या एम्प्टी कर लें, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा पॉपुलेट हो गए हैं तो वो फिर हो सकता है कि आपके सिस्टम में थ्रू आउट दैट एग्जीक्यूशन साइकिल वो एग्जिस्ट करते हों।
तो जैसे ही आपने क्वेरी परफॉर्म की, अपने वेरिएबल्स को या अपने कनेक्शन को उसी वक्त क्लोज कर दें। और फिर HTML इनकोड एनी इनपुट टेक्स्ट, तो जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है उसको इनकोड करके इनक्रिप्ट करके आप आगे भेजें। वेरीफाई दैट कोड इज सिक्योर, तो इसमें आपके पास 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है बिफोर कोड, फिर ड्यूरिंग कोडिंग और फिर आफ्टर कोड। बिफोर कोडिंग में आप चेक करते रहें कि आपने जो अपनी सिक्योरिटी डिज़ाइन है, सिक्योरिटी प्रोसेस है, उसको डिज़ाइन कर लिया या नहीं किया। ड्यूरिंग कोडिंग में आप अपने कोड को रिव्यू करें, पेयर प्रोग्रामिंग करें। पेयर प्रोग्रामिंग ये होता है कि आप अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ इन टच रहें, उनको अपनी परफॉर्मेंस या फिर अपने इश्यूज उनके साथ डिस्कस करते रहें। और आफ्टर कोडिंग में ये होता है कि आप अपने सिस्टम को थ्रूली वॉक थ्रू करें, उसको थॉरोली चेक करें कि उसमें कोई बग्स हैं या नहीं हैं, कोई लूप होल्स हैं या नहीं हैं, और फिर सिक्योरिटी ऑडिट्स करें अपने सिस्टम का। अब सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए यहाँ पे 14 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, इनको आप देख लीजिएगा खुद। और फिर आपने मुझे अपने अपने FYPs के लिहाज से इन 14 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे भेजने हैं एज एन असाइनमेंट। तो ये आपके जो भी आपका FYP का ग्रुप है उसके लिहाज से आपकी असाइनमेंट होगी, ग्रुप्ड असाइनमेंट होगी ऑब्वियसली। और फिर ये मार्क्स वो है, इसके मार्क्स हैं। डेडलाइन मैं आपको गूगल क्लासरूम में बता दूंगा जैसे ही अपलोड करूंगा, तो ये आपने खुद ही करनी है। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट 14 क्वेश्चन हैं कुछ, और उसमें फिर आपने बताना है कि आपने ये सिस्टम अपने ये क्वेश्चन जो है अपने जो FYP है उस पर इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, बस ये 14 क्वेश्चन हैं, इनके आपने मुझे आंसर्स देने हैं। बस यही था आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, वैसे तो ये सारी थ्योरी थी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या फिर गूगल क्लासरूम में, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको जल्द से जल्द एंटरटेन करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।